राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और महाराष्ट्र का ही नहीं देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अभी नए अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जिसके नेतृत्व में शानदार जीत प्राप्त किए हैं। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी हैं, अशोक चव्हाण जी हैं और पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार जी हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल जी हैं, राव साहेब दानवे जी, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और कई वरिष्ठ साथी मंच में और इस हॉल में बैठे हुए हैं। मैं बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दो बात करके मैं आज दिल्ली वापस जाऊंगा। पहला तो जो मैं कह रहा हूं मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और अधिकार के साथ मैं कहना चाहता हूं। जिम्मेदारी इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री है, तो कुछ भी हम कहते हैं तो हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। और अधिकार, मेरा अधिकार क्षेत्र कुछ है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो महाराष्ट्र में मैं बहुत कुछ सीखा हूं। महाराष्ट्र में बहुत पहले स्टूडेंट समय में भी आए थे और जब भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा था हमारे पूर्वोत्तर में, तब भी अपना छोटा सा नॉर्थ ईस्ट से टोली लेकर के चुने हुए 20-25 भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता को लेकर के हम राम भाव मार्गी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण लेने में आए थे। तो महाराष्ट्र से हमने बहुत कुछ सीखा है। और फिर अटल जी के समय में 5 साल खादी ग्राम उद्योग का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। 5 साल में मुंबई, नागपुर और वर्धा में भी रहा हूँ, तो बहुत साल मेरा अनुभव है। इसलिए मैं महाराष्ट्र से मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद मैं मुंबई आया था, नागपुर और कई और शहरों में मैं गई, नासिक भी गई, संभाजीनगर गई। तो मैं सबसे पहले जो, वैसे तो सारा हम लोग भारतवासी है, लेकिन क्योंकि मैं SC/ST कैटेगरी से आता हूँ और मैं एक बौद्ध हूँ, पैदाइश बौद्ध हूँ, तो मैंने अपने समुदाय के लोग नेचुरली वो मेरे पास आए, मिलने के लिए आए, दिल्ली में भी आए, यहाँ में भी मिले। तो मैंने पूछा कि लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने किसको वोट दिए? और यहाँ महाराष्ट्र में 9% ट्राइबल है, आदिवासी। तो आदिवासी के लोग भी मिले, उनको भी पूछा आपने वोट किसको दिया है? तो बोला हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, लेकिन इस बार हम लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो मैंने पूछा कि बीजेपी को वोट नहीं देने का कारण बताइए। अब मैं एक मंत्री या नेता के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक अपना भाई के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? तो बताया कि मोदी जी पे भरोसा है, मगर इस बार हम लोगों ने संविधान के नाम से बीजेपी के खिलाफ में वोट दिया है। मैंने कहा किसके वजह से, किसके कहने पर आप लोगों ने बीजेपी का विरोध किया है? तो कहा कि नहीं, हम लोगों को कहा गया है, मैसेज आया है कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी का विरोध करना है। तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत गंभीर मामला है और मैंने दिल से अच्छी तरह से सबको कहा है, इस देश में अगर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो दिल में हाथ रख करके कहता हूं, कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक इस देश में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो वो कांग्रेस को वोट दे ही नहीं सकता है। आप सोच के देखिए, कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं?
और जो संविधान को मानते हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। तो फिर मेरा चिंता ये है कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और 1956 में जब उनका परिनिर्वाण हुए तब से लेकर के 90 तक नाम तक नहीं लिया और 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब सरकार बनी केंद्र में तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो 1956 से 1990 तक बाबा साहब के नाम को भी गायब कर दिया। और आपको यह सुनकर के अच्छा लगेगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र भूमि में खड़ा हूं। बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 1951 में और ठीक 71 इयर्स 71 इयर्स बाद फिर दूसरा बौद्ध को इस देश का कानून मंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। जब मुझे कानून मंत्री पद का घोषणा किया रात में, अगले दिन बाबा साहब अंबेडकर के उस कुर्सी में मैं बैठने जा रहा था, मैंने रात भर मेरा नींद नहीं आया। एक बौद्ध को, एक SC ST कैटेगरी के एक मामूली से व्यक्ति को बाबा साहब अंबेडकर का उस कुर्सी में बैठने का जो जिम्मेदारी दिया है, उसमें बैठने से पहले मुझे कुछ अध्ययन करना चाहिए। मैंने रात भर बाबा साहब के बारे में कई पहलू जो वर्तमान में चर्चा में नहीं आती है, मैंने पढ़ना शुरू किया। और 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पत्र लिखा, उस पत्र को भी एक शब्द मैंने पूरा पढ़ा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो पत्र पढ़ने के बाद और जो संघर्ष किया, उसके बाद दोबारा वो लोकसभा चुन के आना चाहते थे, उसका सपना था। मंत्रिमंडल से इस्तीफा तो दिया, लेकिन देश का सेवा करने के लिए फिर से लोकसभा जाने के लिए बहुत प्रयास किया, कांग्रेस ने आने नहीं दिया। दो बार मुंबई और भंडारा अपने विदर्भ में दो बार उसको चुनाव से हरा करके फिर 56 तक उसका टेंशन, बाकी बीमारी और कई कारणों से समय से पहले बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। लेकिन उसके बाद जो लंबी चौड़ी बात मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जब बाबा साहब का कुर्सी में बैठा तो मैंने सोचा है कि कम से कम एक पिछड़े वर्ग से आए हैं, ST SC कम्युनिटी से, पिछड़े वर्ग से एक बहुत समाज से आया है, तो मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, मेरे दिल को बहुत चोट लगा। तो मैंने सोचा कि जो इंसान, जो प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सर में रख करके पहली बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संविधान सम्मान यात्रा निकल करके प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। और उसके विरोध में ऐसा आरोप लगाते हैं, और मोदी जी का आशीर्वाद से देवेंद्र फडणवीस जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में जहां बाबा साहब जिस घर में रह करके वकालत पढ़ाई की, उस घर का भी खरीद करके म्यूजियम बनाया है। और जब भी मैं लंदन जाता हूं, उस घर में जाकर के मैं बाबा साहब को नमन करके आता हूं। तो ये सारा जो महाराष्ट्र के जो लोग, हमारे विशेष करके जो SC ST बहुत समाज के लोग को कौन लोग हैं जो बेवकूफ बनाने का कोशिश किया। ये जो नक्सलाइट लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, ये हमारे मूवमेंट में घुसने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसको अलग से कहूंगा। आज तो हमारे खुशी का दिन है, नए अध्यक्ष चुनने के बाद उनका अभिनंदन का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बाकी राजनीतिक बात तो अभी नहीं कहूंगा। लेकिन मैं बहुत खुश इसलिए हूं कि वाकई में हमारा पार्टी, संविधान, पार्टी का संविधान और देश का संविधान, हमारा पार्टी का कामकाज के लिए पार्टी के संविधान के तहत आज रविंद्र चवन जी को नया अध्यक्ष पद पर चुने हैं, उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और
जो एक परिवार के पार्टी होते हैं, देश के ऊपर एक परिवार को मानते हैं, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनके पार्टी में तो संविधान होता भी नहीं है और उनका किसी तरीके से हमारा देश का कानून व्यवस्था कुछ उसका मतलब नहीं है। एक ही परिवार सब कुछ है। लेकिन हम लोग, मैं तो रविंद्र जी के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आने से पहले उनके नाम पे तय हुआ तो मैंने और जानने का कोशिश किया कि इसका व्यक्तित्व क्या है, किस लिए उनको अध्यक्ष चुनने का पार्टी ने सोचा है और सर्वसम्मति से एकजुट खड़े हैं। तो मुझे पता चला कि ये ऐसा समर्पित कार्यकर्ता है जिसको कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जीन्स पैंट पहन करके वो जहाँ भी जाता है कार्यकर्ता का साथ बैठते हैं, सोते हैं, बिल्कुल आम कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इसीलिए अध्यक्ष पद में चुना गया है। और देवेंद्र जी ने और बहुत कुछ बताया है, मैं वो यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। अच्छा चीज़ है, बदनाम वाला चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ बताया है। तो मुझे मालूम है कि उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम करेगा। सरकार तो है ही, बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। मैं अरुण जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमसे पहले आकर के कागजी काम पूरा किया है। और चैन सुख संचेती जी, मैं तो गलती से चैन सुख नहीं, सुख चैन बोलने वाला था, लेकिन मीनिंग तो वही है। इतना अच्छा उन्होंने यहाँ शेर सुनाया है, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा काम को बहुत आसान कर दिया। मैं तो आके घोषणा करना था, पूरा कागजी काम दोनों ने किया है। लेकिन महाराष्ट्र के पूरा नेतृत्व एकजुट जो खड़ा है, ये देश के लिए भी एक मिसाल है। एक आवाज़ विरोध में नहीं है, ये मिसाल है किसी भी पार्टी के लिए कि ऐसा यूनिटी, इतना खूबसूरत एक परिवार की तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन गया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और देश को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा इंजन का काम महाराष्ट्र सरकार कर रहा है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी, पूरा आपका कैबिनेट, पार्टी, पूरे भारतीय जनता परिवार और पूरा महाराष्ट्र की जनता को मेरे तरफ से मैं नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद किरण जी।